नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। दो पार्ट में है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले ना ये लीगल कंटेंट टाइप किया हुआ है, आपको समझना है, जैसा लॉ में इसके लिए लिखा हुआ है, समझना है। इसके आगे जो है वो है एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इतना आम भाषा में आप इसको रीड करके भी समझ सकते हो, क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको इसका रिलेवेंस उस तरीके से ओवरव्यू बताता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो यहाँ लिखी नहीं है जो आपको हेल्प करेंगी इस कंटेंट को लिखने में, आ रहा है सामने, ठीक है ना। समझो, दो बाइफरकेशन क्यों बनाए, दो बाइफरकेशन क्यों बनाए, ठीक है ना। कंपनी ऐसा फॉर्म है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, ऐसे लोगों से पैसा लगता है जो बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। यही खास बात है इसकी कंपनी फॉर्म की। अरे पार्टनरशिप में ऐसा एक आध स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है, वो भी अगर रेडी हो तो, समझना रहे। कंपनी के केस में ये बिल्कुल जनरल है, समझना रहे। तो एज सच प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कोई खास डिफरेंस है नहीं, समझना रहे, कि क्या ऑपरेट करना है या कैसे भी करना है, भाई जो बिजनेस करना है, जो तरीका है, बिल्कुल सेम, समझना रहे, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने जब सोचा कि यार कंपनी बनाए, तो उन्होंने बोला कि यार ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लोगों के लिए ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो वो रूल सारे किसके हिसाब से बनाए गए, पब्लिक कंपनी। क्या सरकार चाहती है कि कंपनीज बने या वो नहीं चाहते, ये बताओ मुझे। चाहते हैं ना, क्योंकि नेशन बिल्डिंग इस पर डिपेंड करती है कि भैया हो, समझना रहे। अच्छा, जो बंदा बिजनेस करना चाहता है, समझना रहे, वो भी चाहते हैं कि भैया हम लोगों से पैसे ले लें, समझना रहे। लेकिन वो बड़े लेवल पे भी ऑपरेट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे भी ऑपरेट करना चाहते हैं। भाई जो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है उसका रिस्क ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। जो छोटे लेवल पे कर रहा है उसको भी उतने सारे रूल्स लग रहे थे, समझ आ रहा है। तो सरकार ने क्या किया, कंपनी के दो पार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया एक काम करते हैं, समझ आ रहा है, सारे रूल्स हर टाइप की कंपनी पे नहीं लगाते, ठीक है। हमने कहा कि भैया देखो ये पूरे रूल्स है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भैया हम तो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा काम भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस हम आप पर नहीं लगाएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप इन तीन कंडीशंस को, ये जो बेसिक बात है, इन बातों पे रहोगे तो हम आप पर वो सारे रूल्स नहीं लगाएंगे। याद रखना, ये लैंग्वेज बिल्कुल अलग है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसी से आप समझ पाओगे रिलेवेंस, ठीक है ना। तो यहां लिखा क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में, एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जानते हैं कोई ऐसा है जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में नहीं पता। रूल्स रेगुलेशन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक जनरल आइडिया है सबको क्या, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। तो कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिख लेगी, ये रिस्ट्रिक्शंस है जो प्राइवेट कंपनी अपने ऊपर लगा रही है, समझ में आ रहा है। इसीलिए उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ बहुत सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से। ये बात नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों है। अरे समझ में, बात बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। अगर याद करने के पॉइंट से अपन देखें तो प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल्स में ये तीन बातें लिखी हैं। सबसे पहले ब्रॉडली तीन बातें क्या है, मैक्सिमम मेंबर्स 200 होंगे, अरे समझ में, शेयर का ट्रांसफर जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और पब्लिक को आप इनवाइट वगैरह नहीं करोगे अपने सब्सक्रिप्शन के लिए, अरे समझ में। तो ये तीन बातें हैं, समझ। लेकिन आप नोटिस करोगे ना इन तीनों बातों में, तो इन तीनों बातों में आपको किस चीज को लेकर के रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि भैया बहुत सारे लोगों को नहीं इन्वॉल्व कर लेना अपने साथ। मतलब हमने बोला कि देखो किसी को भी नहीं बेचते फिरना अपने शेयर, रिस्ट्रिक्ट करना अपने शेयर का ट्रांसफर, पहली कंडीशन। दूसरा हमने बोला कि ऐसा करते भी जाओ, इंडिविजुअल लोगों को अपने ओनरशिप बेचते भी जाओ, तो 200 से ज्यादा तो किसी भी हालत में मत ही करना। चलो एम्प्लॉइज छोड़ देंगे हम, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को छोड़ देंगे, मतलब एम्प्लॉइज को मिला के 200-250 हो जाओ तो चलेगा, समझ रहे। जनरल पब्लिक जो है वो 200 से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, अरे समझ। और पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकते तुम, ना डिपॉजिट्स के लिए, डिपॉजिट एक अलग चैप्टर है, बेसिकली पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, ना डिपॉजिट के थ्रू, ना अपनी सिक्योरिटीज के थ्रू, अरे समझ। सिक्योरिटीज मतलब शेयर बेच के या डिबेंचर बेच करके वो पैसा आप नहीं ले सकते, अरे समझ। फिर कुछ छोटी छोटी सी बातें कि भाई दो लोगों ने एक ही शेयर काउंट ले रखा है तो उसको अपन दो काउंट करेंगे कि एक काउंट करेंगे, तो हमने कहा नहीं, उसको एक ही काउंट करेंगे। एक ही शेयर दो लोगों के नाम पे, तो लोग तो दो हो गए ना, हम जो बोल रहे हैं मैक्सिमम 200 होंगे, तो क्या उनको दो काउंट करेंगे एक काउंट करें, तो मैंने कहा नहीं एक काउंट करते हैं, समझ में आ रहा है।
फिर एक लाइन है जो जिसका पहले रिलेवेंस था भी खत्म हो गया है। पहले सरकार ने बोल रखा था कि नहीं कम से कम इतने पैसे लाओ तब तो ये वाली कंपनी स्टार्ट कर पाओगे। तो वो था एक कि 1-5 लाख की प्राइवेट कंपनी बनानी तो इतने लाख से शुरू करना, पब्लिक कंपनी बनानी तो इतने लाख से शुरू करना। अब वो हटा दिया, अब वो हटा दिया लॉ से, तो वो प्रोविजन नहीं हटाया, वो लिमिट हटा दिए, समझ आ रहा है। तो वो लाइन एज इट इज तुमको मिलेगी, लेकिन वो खाली डब्बा है, उसका कोई काम नहीं है अभी, जब तक कि उसमें कोई अमाउंट भर ना दिया जाए। अरे समझे क्लियर? अगर वो लिखा होगा कहीं पर तो हाँ, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो लाइन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब इसका प्रेस्क्राइब्ड है नहीं। प्रेस्क्राइब था पहले, हटा दिया तो ये खाली हो गया, मतलब ये अभी किसी काम का नहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो, प्राइवेट कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जिसका, ठीक है, जितना भी प्रेस्क्राइब्ड हो एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, वो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्ट कर ले अपने शेयर्स के ट्रांसफर को। शेयर्स के ट्रांसफर को क्या कर ले? रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ प्रोहिबिशन, मना नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, वॉल नहीं खड़ी कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं, मतलब ऐसे एकदम जनरली बांटते नहीं फिरोगे। तो ट्रांसफरेबिलिटी रोक नहीं रहे हैं, मुश्किल बना रहे हैं बस। ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों को, पर्सनल जिसको जानते हो उसको शेयर ट्रांसफर कर देना, ऐसे पेपर में मत दे देना, ऐसे नहीं कि जो आ जाए तो वो खरीद के ले जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी वो है जिसने अपने आर्टिकल में क्या कर रखा है? शेयर के ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओपीसी छोड़ के नहीं बोलता तो क्या नहीं छोड़ता, पैसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ओपीसी में तो एक ही होता है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसको तुम सिर्फ इतना समझो कि मैक्सिमम मेंबर्स उसके कितने हो सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में लिख करके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हमारे मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 200। क्लियर है? ठीक है ना। हाँ, इस 200 की लिमिट में अपन किसको काउंट नहीं करेंगे? अपन जो एम्प्लॉयमेंट में है या एम्प्लॉयमेंट में थे, आ रहे समझ, ठीक है ना, और उनके पास शेयर है, तो उनको अपन क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। उनको अपन क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, आ रहे समझ, ठीक है। और यहाँ पर वही वाली बात लिखी कि 2 मेंबर जॉइंटली अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसको अपन क्या ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर। अभी समझ लो, उसके बाद ठीक है कराते हो, मैं इसको नोट भी करा दूंगा तुमको, ठीक है, कैसे लिखना इसको, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 200। इस 200 की लिमिट में 2 जॉइंटली मेंबर्स को कितना गिना जाएगा? 1। अरे समझे। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि जो एम्प्लॉइज है और शेयर होल्डर है, क्या हम उनको इस 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? इससे एक प्राइवेट कंपनी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी 200 के पार होने के बाद भी नंबर ऑफ मेंबर, क्योंकि हम एम्प्लॉइज को काउंट नहीं कर रहे हैं। मतलब 202 है और 3 क्या है? एम्प्लॉय है, तो अपन क्या करेंगे? क्या मानेंगे अपन? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 199, यानी उसका नेचर क्या है? प्राइवेट कंपनी। आ रहा है समझ? क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप हर जगह 199 ही मेंबर बोलो, मेंबर उसके 203 है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का डिसीजन लेने के लिए वो क्या होगी? 199। वो प्राइवेट कंपनी है, मतलब कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब जो एम्प्लॉय थे उनको फिर शेयर मिल गए, समझ में आ रहा है, फिर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके चले गए, पास्ट एम्प्लॉइज, उनको भी अपन इस 200 की काउंटिंग में नहीं ले रहे। आ रहा है समझ में? मकसद है जनरल पब्लिक को वो करना, समझ में आ रहा है कि जनरल पब्लिक इन्वॉल्व ना हो पाए, क्योंकि पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं। आप इमेजिन करो ना कि जो बड़ी पब्लिक कंपनीज है, 40-40 लाख मेंबर्स है, समझ में आ रहा है, तो कहां इतना और फिर कहां 200। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अच्छा यहां से थर्ड पॉइंट चालू है, वो एडिटिंग एरर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां से थर्ड पॉइंट चालू है, एंड जो है ना, यहां से थर्ड पॉइंट चालू है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये जो प्रोहिबिट्स है, यहां से कौन सा पॉइंट चालू है? थर्ड वाला, कि प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक to subscribe for any securities of the company, ठीक है ना। समझना, prohibits any invitation, ऑफर भी नहीं कर सकते हो आप, समझना है, ऑफर भी नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है? ये नहीं बोल रहा किसी को बेच नहीं सकते पब्लिक में, आ रहा है समझने? वो क्या कर रहा है? पब्लिक ऑफर करने से मना कर रहा है, समझ में आ रहा है कि जनरल पब्लिक को मत बेचना, मतलब ये 200 लोग भी पहचान के होने चाहिए एक दूसरे के, किसी भी तरीके से हो, समझ में आ रहा है? ऐसे रैंडम पर्सन को आप मत बेचना,
समझ में आ रहा है कि मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं तो मैंने डाल दिए OLX पे डाल दिए कि भैया जो है, ठीक है ना, कोई है दावेदार खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। खैर ये बातें किसके एंड से बोल रहे हैं वैसे अभी, कंपनी के एंड से, कि कंपनी नहीं कर सकती इनवाइट। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब समझना, ठीक है ना। Prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities। ये जो सिक्योरिटीज वर्ड है ये अमेंडमेंट से आया है, इसमें पहले इसकी जगह पर सिर्फ शेयर्स हुआ करता है। समझ आ रहा है, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ेगा सिक्योरिटीज और शेयर से, क्योंकि सिक्योरिटीज वर्ड जो है वो अपने आप में क्या इंक्लूड करता है, डिबेंचर्स वगैरह को भी इंक्लूड कर लेता है। आ रहा है समझ में, सो रहा ना लाइक पहले बेंच वाइट ड्राइवर सीट के बारे में नहीं सोचते, पता है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या बता रहा था, सिक्योरिटीज वर्ड जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, शेयर और डिबेंचर्स वगैरह सब इंक्लूडेड है। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो तो अब ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, समझ रहे हैं, बस ये क्या किया हुआ है, ठीक है, ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे कि मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम दोबारा से वही सारी चीजें जो है वो आने वाली है। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा में अगर ये नहीं आता है तो फिर इसको अपन और सिंप्लीफाइड भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, आर्टिकल्स जो है प्राइवेट कंपनी के मस्ट कंटेन, याद रखना कि ये जो मे और ये जो मस्ट वगैरह है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। खैर मैं आइडेंटिफाई करता रहूंगा, ठीक है ना। और आप उसको लॉजिक से समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मे मस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना, कि ये चीजें होनी ही चाहिए। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखो तब आपको क्या मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी का दर्जा मिल रहा है। क्लियर है, तो राइट टू ट्रांसफर शेयर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हाउएवर, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है तो ये ऑथर के वर्ड्स है। हाउएवर आर्टिकल कैन नॉट इंपोज प्रोहिबिशन, मना नहीं कर सकते हैं कि टोटली मना कर दे हम कि भैया नहीं बेच सकते, क्योंकि फिर तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ खत्म हो जाएगी। हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या था कि शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते लेकिन अपनी पहचान वालों को तो बेच सकते हैं। क्लियर है, ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हाउएवर आर्टिकल्स कैन नॉट इंपोज प्रोहिबिशन। क्या बोल रहे हैं, मस्ट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। भले ही क्या ना हो, प्रोहिबिशन ना हो, मतलब प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए, इस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स भी बोल रहे हैं लोग, ठीक है। there cannot be a complete ban on the transfer of shares. The restrictions must be applied uniformly on all the members of the company. फिर in other words, आर्टिकल्स जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकते बिटवीन द मेंबर्स रिगार्डिंग देयर राइट टू ट्रांसफर द शेयर। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ मेंबर्स का राइट रिस्ट्रिक्टेड है और कुछ का नहीं है, अगर समझ में, सबका यूनिफॉर्मली लगेगा, ठीक है। वो बहुत जनरल सी बात है। जनरली द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कंटेन द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आगे समझ में आएंगी, अरे समझ में, क्योंकि इसमें जैसे राइट शेयर्स या उन सब का कुछ कुछ पुट है, समझ रहे। ये एग्जांपल्स हैं किस बात के, कि कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ इसकी बहुत डिटेल में अपन नहीं जा सकते हैं, समझ रहे, जब तक हम कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ना पढ़े। क्लियर है, जैसे वे शेयर्स बीइंग ट्रांसफर्ड आर पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेड अप। आप लोगों ने किए हुए बहुत क्वेश्चन, लेकिन समझना, ठीक है। Where the shares being transferred are partly paid up and the transferee is an insolvent or a minor, ठीक है ना। Such transfer shall not be allowed। ऐसा मैं लिख दूंगा, समझ में आ रहा है कि माइनर को नहीं दे सकते आप शेयर या इंसॉल्वेंट को नहीं दे सकते। सिंप्लीफाइड भाषा में रखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड भाषा में रखेंगे, एकदम उसको वैसे रिपोर्टेड स्पीच में आने में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, वो नहीं भी आएगी तो चल जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या है, एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लॉ में लिखा हुआ है, नहीं, समझ रहे, ये उनका एग्जाम्पल दिए हैं कि आप अपनी कंपनी बनाओ तो ये सब लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर मेंबर शेयर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, तो वो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को ही पूछेगा, समझ रहे, ठीक है। उसके बाद वो किसी दूसरे पर्सन को पूछेगा। तो आप लिख लो इसको, चाहे तो उसको सिंप्लीफाइड भाषा में लिख लो, जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, तो आपको अगली बार उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ रहे कि दैट द शेयर्स कैन ओनली
be sold to an existing members. Can only be sold to an existing member first. या हिंदी में लिखना है तो आप अपने शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर को ही पहले भेज सकते, पहले ही सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर को ही ऑफर करना पड़ेगा, ऐसा वाला। क्लियर है? ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, याद रखना। हम अभी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मतलब कवर कर चुके हैं, समझ आ रहा है? हम सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है इसलिए। फिर क्या है थर्ड पॉइंट देखो, where the company has lien on share, lien यानी कि जब्त कर रखे हैं, समझ आ रहा है? तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई अगर कंपनी ने जब्त कर रखे हैं। ठीक है, अब जब्त वो नहीं होता कि भाई फिजिकली ले लिए शेयर तो वो कैसे बेचेगा, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो उस समय ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी भी कारण से हो सकता है वो। क्लियर है? ट्रांसफर वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इसको, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर और क्या है? एक्चुअली पता है ये सारे प्रोविजंस ना, ये सारे ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर के भी उठ करके आ गए हैं यहाँ पर। क्लियर? ये सब अपन वैसे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा ट्रांसफर के, जब आपको बेचना है ना किसी को शेयर, तो आप क्या कर सकते हो? क्या हुआ? डाउट आ रहा है? नहीं लिख पाए? ठीक है, ये वाला कौन सा है? कौन सा पढ़ते थे अपन? तो ट्रांसफर के लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है, एक होता है ऑनलाइन ट्रांसफर, एक होता है फिजिकल लेवल पर ट्रांसफर, दोनों अलाउड है अभी। ठीक है ना? तो फिजिकल लेवल पे होता है तो आरओसी के ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ट्रांसफर डीड। किसी गाड़ी बेची खरीदी होगी तो आपको समझ में आएगा, एक सेल डीड बनती है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मिलता है। लेकिन वो फॉर्म पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वो फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं है तो वो डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंपनी अपने आर्टिकल में लिख सकती है क्या कि भाई अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंप्लीट नहीं है तो हम ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वैसे ये बहुत जेन्युइन लॉ है, मतलब इसमें कोई ऐसा अलग सा रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात जो है वो बता रहा है। ठीक है ना? लिख लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर अग्रीमेंट सही से फिल होना चाहिए ट्रांसफर के लिए, ऐसा याद रखना बेटा। इसको फोकस नहीं करना है हमको, आ रहा है समझ में? ठीक है, आप ये पूरे पॉइंट उड़ा करके कोई दूसरे भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मेन हम कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पे पढ़े, हम उसके एक पॉइंट के डिटेलिंग में है अभी, उसके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। ये पूरे के पूरे स्किप कर सकते हो तुम, याद रखना। आ रहा है समझ में? ये कोई इसकी नीड नहीं है कोई पर्टिकुलर। क्लियर? ये सिर्फ एग्जांपल्स है जो ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर्स में कवर होने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या है? Where a member intends to transfer his shares at a price mutually agreed between him and the buyer, such transfer shall not be made except the price determined by the auditor of the company or by the members in general. मतलब हमने बोला कि आपको जब किसी को भी बेचने हैं तो प्राइस ऑडिटर तय करेगा। आपको किसी को भी शेयर्स बेचने हैं, अगर आपको किसी को भी शेयर्स बेचने हैं तो उसकी प्राइस कंपनी का ऑडिटर तय करेगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि ट्रांसफर करोगे तो प्राइस ऑडिटर तय करेगा। आ रहा है समझ? ठीक है, लास्ट क्या है कि अगर आपने क्या किया, अगर किसी एम्प्लॉई ने अपने शेयर बेचे, अगर किसी एम्प्लॉई ने अपने शेयर बेचे तो वो सिर्फ किसको बेचेगा? एग्जिस्टिंग मेंबर को। अगर कोई एम्प्लॉई शेयर बेच रहा है तो वो बाहर ना बेचे, वो किसको बेचेगा? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। एक रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया कि यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स ओनली टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? यानी पहला पॉइंट अभी कवर हुआ। पहला पॉइंट क्या था? शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये बात कहां लिखी होनी चाहिए? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में। दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? समझ आ रहा है? ठीक है ना? और जब हम कंप्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स तो हम किसको नहीं करेंगे या कैसा कैसा होगा? तो
ज्वाइंट होल्डर्स को हम कितना गिनेंगे, एक मेंबर। समझ आ रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉइज जो है, जो अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण वो शेयर होल्डर बने, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अलॉट कर देती कई बार शेयर, तो वो जो अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण क्या बने, शेयर होल्डर, उनको हम इस नंबर में काउंट नहीं कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। तीसरा कि जो एम्प्लॉयमेंट में थे, और जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब उनको शेयर्स मिले, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट छोड़ के भी चले गए तो भी हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। देखो एनालिसिस में जाओगे ना तो उसमें और बातें निकल आएंगी, मैं बता देता हूँ तुमको, लेकिन ऐसी चीजों में घुसना मत, मतलब फालतू। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी सेक्शन की बहुत डिटेल जा सकती है। मुझे बताओ, अगर कोई एक एम्प्लॉय है, वो छोड़ के चला गया एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा है, और उसके बाद उसने कंपनी के शेयर खरीदे, तो क्या वो काउंट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो उसकी डिटेलिंग में जाओगे तो ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जो फॉर्मर एम्प्लॉय है, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब उसके पास शेयर था, फिर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके गया, यानी पहले शेयर फिर उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ी। अगर उसने पहले एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी फिर शेयर खरीदे तो वो एक नॉर्मल शेयर होल्डर है, तो वो 200 की लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा, होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन लेकिन कहीं मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ ये प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है, आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ ऐसे कंसिडर करेंगे अपन, हाँ मतलब एम्प्लॉयमेंट में है और शेयर्स नहीं है तो वो मेंबर तो है ही नहीं, वैसे ही नहीं है, तो उसको वैसे काउंट नहीं करेंगे। हम तो काउंटिंग की बात कर रहे हैं ना, कि एम्प्लॉई और मेंबर है तो उसको मेंबर काउंट करोगे, इसके लिए नहीं। एम्प्लॉई या शेयर होल्डर नहीं है तो काउंट वैसे ही नहीं करना। नहीं आया समझ में, सवाल कुछ और था। अच्छा क्यों पूछ रहे हो उसका, देखो क्या है, हम ना जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भैया देखो 200 से ज्यादा जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम पे रूल्स कम लग रहे हैं। तो एम्प्लॉइज अपने जुड़े हुए हैं और कंपनी के बारे में उनको सब पता है, आ रहा है समझ में। तो हम जनरल पब्लिक में से मैक्सिमम कितने लोगों को हिट कर रहे हैं, 200। तो पूरे कंपनी तक में जितने रूल्स आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो उनका लॉजिक ये है कि भैया देखो कम लोग हैं, कम लोगों का उनका कैलकुलेशन 200 है, इसका कोई लॉजिक पर्टिकुलर नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ लगभग कितने रख ले अपन, चलो 200 रख लेते, पहले 50 था उसको बढ़ाना था थोड़ा, तो हमने कितना कर लिया, 200 कर लिया। अरे समझे, तो आप पे कम रूल्स लगेंगे, ऐसा वाला। उनका लेकिन यार एम्प्लॉइज तो है, खूब सारे एम्प्लॉय, हमारे मान लो बड़ी कंपनी है, 300 एम्प्लॉय, हमने 300 एम्प्लॉय कर ले तो यही खर्च हो गई लिमिट। तो हमने कहा फिर वो पब्लिक कंपनी जबरदस्ती बनाना पड़ जाएगा, तो हमने कहा ठीक है चलो एम्प्लॉइज को छोड़ दो, क्योंकि वो तो जानते ही है ना इंटरनल सारा मैटर। तो हमने एम्प्लॉइज को क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या होता है जो नए स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो वो उनके पास कुछ एम्प्लॉइज आते हैं फ्यूचर स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ आ रहा है। वो लोग किसी को जब करते हैं टैप, तो वो उनको सैलरी तो नहीं ऑफर कर पाते उतनी, क्योंकि वो स्टार्टअप होता है, लेकिन वो उनको क्या ऑफर कर पाते हैं, शेयर्स, कि भैया तुम कंपनी में स्टेक ले लो, समझ आ रहा है। तो उन लोगों को जब लगता है कि यार ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा आएगी, तो वो कम सैलरी में भी बड़ी कंपनी छोड़ के आ जाते हैं। देखो जो टैलेंट है जो, तो वो क्या कर सकता है, वो बड़ी कंपनी में जा सकता है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वो छोटी में क्यों आएगा, समझ में आ रहा है, तो उसको स्टैप, तो कई बार एम्प्लॉइज को टैप करना पड़ता है कंपनीज को, क्या दे करके, शेयर्स दे करके। क्लियर, उसके लिए होता है वो, ठीक है। चलो तीसरा सी पॉइंट देखो, the company is prohibited from making an invitation, किसको, to public to subscribe for any securities. In other words, a private company shall not make public issue of its securities. ना शेयर्स ना डिबेंचर, सिक्योरिटीज की और भी डेफिनेशन में चीजें आती हैं, समझ में, लेकिन अभी आपके लिए शेयर, डिबेंचर, डिपॉजिट्स यही चीजें काफी है, आ रहा है समझ, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन आ गए कुछ, आ रहा है समझ, ठीक है ना। एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। मुझे बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे दादा हो गया था टाइम, मैं आ जाऊंगा बाहर, चलो ठीक है। एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, बन जाएगा, ये करते हैं, बताओ क्लियर है, ठीक है। स्टेट द कंडीशंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विद व्हिच द प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, समझ लो।
ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग ढंग से आया, समझ रहा है? नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या कंडीशन है यार प्राइवेट कंपनी की, मीनिंग पूछ रहा है भाई वो, अरे जो बेसिक कंडीशन है वही लिखनी है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना? तो तीसरा देखो, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी कंटेन प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. What restrictions are generally incorporated in the articles in restricting the right to transfer shares? तो ये वो जो अभी मैंने एग्जांपल्स तुमको दिए हैं, समझ रहे हैं? उन एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, आ रहा है ये समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद तो ये अभी उतना अच्छे से आपको नहीं बन पाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल वगैरह के चैप्टर जब अपन क्लियर कर लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रांसफर ट्रांसमिशन अलग है, उसकी डिटेलिंग में जब अपन जाएंगे, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फोर्थ क्या है? गिव द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर क्या? व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस प्रेजेंटली कंटेन्ड इन रिलेशन टू प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन। तो ये वाला पार्ट अभी अपन ने नहीं किया है, समझ रहे? लेकिन इसका एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि क्या होगा अगर मान लो कि ये प्रोविजंस नहीं किए तो प्राइवेट कंपनी के अगर आपने बातें पूरी नहीं की तो आपके ऊपर रूल्स कौन से वाले लगा दिए जाएंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो अभी इसने बोला क्या है? ये कंडीशंस को निभाना या ये कंडीशंस को अपने आर्टिकल्स में लिख लेना। तो लॉ ऐसा बना है कि अपने आर्टिकल में लिख लेना, बाकी एक अलग से बोलता है कि भैया आर्टिकल्स को निभाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा या आपके ऊपर वो होगा। तो ये तीन कंडीशन पूरे आर्टिकल में अलग तरीके से रहती है। आर्टिकल में मान लो 50 सैकड़ों कंडीशन रहती है कि हम ऐसा करेंगे, वो सबके रूल्स रहते हैं, लेकिन ये तीन स्पेशल। आ रहा है क्या ये समझ में? ठीक है ना? चलो, तो ये वाला भी छोड़ देना, व्हाट आर द इफेक्ट्स। एक जनरल लाइन लिख सकते हो कि भाई उस पर पब्लिक कंपनी वाले सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना? उसके बाद स्टेट द स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन एंजॉयड बाय द प्राइवेट कंपनी। ये अभी किसी मतलब का नहीं है, ये अभी काट दो, समझ रहे? ये है अभी यहाँ पर। अच्छा, फिफ्थ रह गया क्या? हाँ, कितने डायरेक्टर्स चाहिए? मिनिमम 2 डायरेक्टर। ये एमसीक्यू टाइप का है, कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है ना? तो इसका आंसर 2 है, ठीक है? बाकी हाँ, व्हाट आर द स्पेशल प्रिविलेज, ये काट दो, क्योंकि जब हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पर होगा। फिर हमारे पास एक कंपाइलेशन होगा, वो कंपाइलेशन में अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? देख लो जो जो पढ़ा है अपन ने। हाँ, सेम है ना, तो मत लिखना, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो एग्जाम में कितने प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाता है, और जब अगर आता है ना क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होना। और ये भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये तो जितने आ चुके हैं या आए हैं पास्ट में उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अलग तरीके से आया। देखो एग्जाम के समय ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है कई बार, अरे समय का तैयारी ना हो तो थोड़ा सा भी डिविएशन हमको बहुत वो लगने लगता है, समझ आ रहा है? ठीक है? अच्छे अच्छे नास्तिक मंदिर में मिलते हैं एग्जाम में, समझ आ रहा है कि मैं नहीं मानता और मान लो एग्जाम के बाद खड़ा ना कोई श्राप दे देंगे, 2 रुपए दो, तो भाई तुम 200 रुपए देने तैयार रहोगे इस समय, ऐसा रहता है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो वो ध्यान रखना, मतलब एग्जाम की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, उससे अपन कोई चांस नहीं लेना चाहते। आ रहा है समझ? ठीक है ना? कि अगर किसी ने बोल दिया कि भैया देखो अगर तुम वो मंदिर नहीं गए तो बड़ा मुश्किल है, तो तुम मरते जीते जाओगे। आ रहे हैं समझ? ठीक है? तो ध्यान रखना, ठीक है? कि ये क्या होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हुआ और मतलब एकदम दिमाग खराब हो जाता है, लगता है कि अरे भाई क्या करे, अरे यार कुछ और तो नहीं पूछा, और 4 जगह दिमाग चलने जाता है। ठीक है ना? चलो, हाँ, तो क्वेश्चन आपको कौन कौन से लिखने हैं? क्या क्वेश्चन है आपको? सेकेंड और थर्ड, और क्या है कि नहीं? हाँ वही, मतलब फर्स्ट और थर्ड। देखो जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये वाला जो है, और ये जो फिफ्थ वाला है, ये सारे सेम है ना। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इनके आंसर सेम होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो आपको फर्स्ट और थर्ड जो है वो लिखना है। देखो समझो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके बारे में डिटेलिंग अपन बाद में होंगे, उस पर कॉन्फिडेंस बहुत सारा बाद में आएगा। अभी रीड करके जितना लिख पा रहे हो
राइटिंग हैबिट अपने को डेवलप करनी है और कम से कम 2 क्वेश्चन मैं चाहता ही हूँ कि डेली सब लोग लिख करके लेकर के आए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? उसको याद करके भी लिख लोगे तो वो अच्छा है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आपने बताया था कि जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको शेयर्स दे दिए जाते हैं वो तो इंटरनल होते हैं, उनको गिना नहीं जाता, लेकिन जो छोड़ के चलेगा उनको क्यों मिलता है? तो उनके पास पहले से शेयर्स, क्योंकि कितने एम्प्लॉय कब छोड़ के जा रहे हैं उसमें एकदम से पता चला अननोइंगली लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर तो उतने लोग बाहर के भी हैं लेकिन वो बढ़ के शेयर करते हैं। हाँ हमको चिंता नहीं है। हम बहुत ज्यादा को रोकना चाह रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इतने कम में फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, इतने कम में सही हो जाएगा। सोच करके देखना, गवर्नमेंट रीजनेबल ही चल रही है। उसने नंबर दे दिया है क्योंकि लोगों को थोड़े मोड़े बोले तो कितने समझे लोग। तुमने नंबर दे दिया, फिर उन्होंने बोला एम्प्लॉइज है जितने पे छोड़ दो। तुम सोच रहे हो कि यार एम्प्लॉय 300 हो गए, 400 तो 500 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, तो बहुत कम ही है और वो एक्सेप्शनल केस है। जनरल पब्लिक